हेलो दोस्तों। तो आज की फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ऑल्सो देयर वाज वन हिंदू का आर्टिकल 2-3 दिन पहले दैट आई वांटेड टू डिस्कस दैट डे बट आई कुडंट, सो आई हैव इंक्लूडेड दैट टुडे एज वेल। सो डोंट वरी, इवन इफ वी टेंड टू मिस समथिंग आई विल डेफिनेटली कवर इट ऑन सम अदर डे। ठीक है जी। पहला न्यूज़ है आपकी बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की फरवरी में देयर वाज दिस जजमेंट, उसके बारे में कुछ बातें हैं। बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को कहीं ना कहीं रोकने की शुरुआत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जिसके बारे में कुछ डिस्कशन है। देन हमें पता है कि यूएस कह रहा है कि वो WHO से विड्रॉ करना चाहता है। क्यों विड्रॉ करना चाहता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, देयर वाज दिस आर्टिकल ओवर देयर। ओके, नाउ देयर वाज दिस आर्टिकल विच सेड कहीं ना कहीं इंडिया में ऑल्दो बहुत सारे मुद्दे हैं ना, कोविड क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमी डाउन चल रही है, स्टिल जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस ट्रेंड का रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में देयर वाज दिस आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ है डेक्सामेथासोन की, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लाज्मा थेरेपी की। लेकिन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज कि डेक्सामेथासोन के अलावा भी दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इज व्हाट वी शुड बी फोकसिंग अपॉन, एंड ही ऑल्सो डिस्कसेस व्हाई। देन देयर वाज दिस आर्टिकल, जो मैं कह रही थी पुराना आर्टिकल था, एक हिंदू में 2-4 दिन पहले, कि चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है बढ़ा रहा है, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया एंड व्हाई इज चाइना डूइंग सो। देन देयर वाज दिस आर्टिकल कि कहीं ना कहीं यदि आप चाइना से इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं तो आपको अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। किस तरह से बढ़ाना पड़ेगा और सरकार इसके लिए क्या स्टेप्स ले चुकी है, उसके बारे में भी एक डिस्कशन है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे ऐसे MPs हैं हमारे जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी फरवरी में विच स्पोक अबाउट द सेम थिंग, एंड दे सेड कि पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन है, जिसकी वजह से इंडियन डेमोक्रेसी इटसेल्फ जो है अफेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब रीसेंट इलेक्शंस जो अब होने वाले हैं बिहार इलेक्शंस में है, तो बिहार इलेक्शंस में इस पर्टिकुलर जजमेंट की बात होगी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो कोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है, कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट जो है दे हैव आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज कि आप बताइए कि क्या रीजंस हैं ऐसे सिलेक्शंस के। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपने किसी ऐसे इंसान को सिलेक्ट किया जिसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, व्हाई ओनली सच पीपल जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो इसके बारे में उन्हें बताने के लिए कहा गया है। बेसिकली ना पहली बार ऐसा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप बताना पड़ेगा, पब्लिकली ओन करना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे ऐसे कुछ कंटेंडर्स हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शाएगा सामने सामने बाय पॉलिटिकल पार्टी की कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन में उन पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ना करे, ठीक है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इसको और एनालिसिस करने के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कहता है कि हमें इस पर्टिकुलर या इस तरह के जजमेंट्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, वो कह रहे हैं बिकॉज प्रेजेंट क्राइसिस आपकी इकॉनमी में ऐसा है। वो कह रहे हैं एक तो हमेशा से जो क्राइसिस रहा है कि पॉलिटिक्स जो है डिटीरियोरेट हो रही है आपकी कंट्री में, ये तो होता ही रहा है। कह रहे हैं और कुछ सडन क्राइसिस भी हैं। कह रहे हैं कोविड का क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का क्राइसिस है, माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस चले गए हैं अब उनकी रिहैबिलिटेशन का क्राइसिस है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इतने सारे NPAs हैं, एंड और टू और अब कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना भी है। तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे MPs की ज़रूरत है जो क्रिमिनल चीज़ों से एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, और वो क्यों बोल रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को डोमिनेट करती है, बिजनेसमैन के साथ नेक्सस होता है इनका, कहीं ना कहीं जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको भी डोमिनेट करती है, एंड मीडिया को भी डोमिनेट करती है। तो वो कह रहे हैं इसलिए नीड ऑफ द आवर क्या है कि जो क्रिमिनल वायरस है, कि क्रिमिनल चीज़ों से एसोसिएटेड जो भी MPs हैं उनको हटाया जाए। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो, वो कह रहे हैं इंटेंट टू डू पब्लिक सर्विस भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ब्रिटिश तो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, बट उनकी इंटेंशन नहीं थी हमें सर्व करने की। उनकी इंटेंशन क्या थी कि वो अपने लिए प्रॉफिट्स कमाएं।
ठीक है, तो इस चीज़ को वो कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे एमपीज होंगे, हो सकता है दे आर पीएचडीज, हो सकता है दे हैव रिसोर्सेज, बट उनका एजेंडा इज नॉट पब्लिक सर्विस, उनका एजेंडा क्या है, अपना प्रॉफिट करना। तो वो कह रहे हैं इन लोगों से हमें आगे बचना है, इसीलिए इस पर्टिकुलर जजमेंट की फॉलोइंग होनी चाहिए। देन वो कह रहे हैं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने ये तो कह दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, उसके बाद व्हाट पेनल्टीज वुड बी देयर, क्या अगर मान लीजिए किसी पार्टी ने ये नहीं किया तो जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदवारी कैंसिल की जाएगी या उन्हें कोई पेनल्टी मिलेगी, इसके बारे में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, वो कह रहे हैं कि किसी भी मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए उसका बेसिक इशू, जो उसका बेस है, उसको क्लियर करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं अगर इंडिया के जितने भी अब अपकमिंग मुद्दे हैं मीडिया से रिलेटेड, किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, तो हमें उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर करना ज़रूरी है। अब ना वो एक चीज़ कह रहे हैं कि इवन इफ ये पर्टिकुलर जजमेंट फॉलो होती है, वो कह रहे हैं यू विल नॉट सी एनी ड्रामेटिक चेंजेस। वो कह रहे हैं हो सकता है सडनली सारे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स ना आए, क्योंकि बेसिकली यू आर आस्किंग देम कि बताओ कि क्यों यही बंदा, हो सकता है यू कैन कम अप विद 10 गुड थिंग्स अबाउट द मैन या और द फीमेल। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ एकदम से सही नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि हमेशा की तरह कैंपेन्स में दिक्कतें आएंगी, अब्यूजिव कैंपेन्स हो सकते हैं, ठीक है, या जो जिस तरह से इलेक्शंस के बाद आप एमएलएस को खरीदने की बात करते हैं ताकि आपकी मेजॉरिटी हो जाए, वो कह रहे हैं इनमें एकदम से हो सकता है चेंजेस नहीं आए, पर वो कह रहे हैं कि दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, एक स्टेप विल इवेंचुअली लीड टू रिजल्ट्स। वो कह रहे हैं स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि किस दिन दीवार टूट जाएगी और सही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक एक स्टेप करके पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से दूर ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वेरी गुड आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जहाँ पे भी आप क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स की बात करते हो गवर्नेंस वाले पार्ट में, ठीक है जी। चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं। यूएस ने कहा भाई हम जो है WHO से विड्रॉ करना चाहते हैं। ध्यान देना, यूएस ने नोटिफाई किया है यूएन को कि भाई हमारी इंटेंशन है कि हम अपनी WHO की मेंबरशिप को छोड़ दें। न्यूज़ में हमें क्या लगता है ना कि छोड़ दिया, ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट इज हैपन, दे हैव ओनली नोटिफाइड, ठीक है। और ये भी मैं बता देती हूँ कि अभी जो ये डिसीजन है दिस हैज बीन टेकन विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, ठीक है, यूएस में। तो पॉसिबिलिटी है कि कांग्रेस या कोर्ट जो है रिवर्स कर दे डिसीजन को, ठीक है। श्योरिटी नहीं है बट प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली है। अब यूएस क्या कह रहा है, क्यों हम WHO से अलग होना चाहते हैं? वो कह रहे हैं सबसे पहले तो WHO इंडिपेंडेंट ही नहीं है चाइना से, बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस, ये बात सामने आ गई है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि WHO फास्ट ही नहीं था कि कोरोना के थ्रेट को उनको किस तरह से रिजॉल्व करें, और हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब वो कह रहे हैं एयरबॉर्न हो सकता है। ऑल्सो वो कह रहे हैं ऑफिशियली डिमांड कर रहा है यूएस कि आप इंप्रूवमेंट कीजिए 30 दिन में और वील हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स, ठीक है। अब WHO के इश्यूज क्या है? वैसे तो देखो ये जितने भी इश्यूज हैं ना कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है चाइना से, यू आर स्लो, ठीक है, ये सब चीज़ें क्वालिटेटिवली बता रहे हैं आप, राइट, कि एग्जैक्ट प्रूफ इनमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं हमें, हाँ। बट लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट वी आर श्योर अबाउट इज कि जो बेसिक इशू है WHO के साथ कि जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं वो मैंडेटरी करते हैं कंट्रीज़ के लिए कि जब भी आपकी कंट्री में कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो आप WHO को बताएं। लेकिन क्या WHO को सभी कंट्री ने नोटिफाई किया? और अगर नोटिफाई नहीं किया तो WHO ने क्या किया उन्हें कंप्लायंट बनाने के लिए? यहाँ पे दिक्कतें हैं ना, इसी की मैकेनिज्म जो है WHO का, उसी में दिक्कतें हैं, उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए यूएस विड्रॉ कर ले तो होगा क्या? बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो यूएस पे बहुत प्रेशर है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मेडिकल एसोसिएशन से कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो यूएस की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है WHO के पास वो भी वापस आनी पड़ेगी, प्लस एनुअली $450 मिलियन का जो ग्रांट है उनको वो भी एब्सोल्युटली निल हो जाएगा, विच विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन को दोबारा से सोचना ज़रूरी है, ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। स्टॉक मार्केट्स की बात हो रही थी, तो वर्ल्ड में लेट्स सी पहले स्टॉक मार्केट्स में क्या हो रहा है, ठीक है। यूएस में अगर आप जून के क्वार्टर की बात करोगे तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर्स फॉर अमेरिका। यूरोप के जो स्टॉक्स हैं इन्होंने भी आउट परफॉर्म कर दिया, चाइना के स्टॉक्स जो हैं ये भी आगे बढ़ गए, इवन जापान ने भी गेन किया है, राइट। एंड कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है कि इंडिया में भी सेम ट्रेंड हो रहा है
कि जो मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। अब मानो कि इंडिया में कोविड क्राइसिस चल रहा है, चाइना के साथ मुद्दा चल रहा है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। तो लेखक कह रहे हैं कि यार ये तो एग्जैक्टली दर्शाता है कि फाइनेंशियल मार्केट और जो इकोनॉमी में ड्रेस टेस्ट है वो इस समय कनेक्टेड ही नहीं है। एब्सोल्युटली देयर इज अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर कि मार्केट्स बढ़ रहे हैं। रियल रीजन से आप दूर जा रहे हो, वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रियल रीजन, मान लो कि प्रेजेंट रिस्क कितने सारे चल रहे हैं, पैंडेमिक चल रहा है, पता ही नहीं कब खत्म होगा। फिर वो कह रहे हैं कि हर सेक्टर की अर्निंग्स कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, सर्विसेज के लिए चीज़ें नहीं है, ठीक है, बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, और जब ये मोरेटोरियम खत्म होगा और कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने पैसे वापस नहीं किए होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं फिर क्यों ऐसा है कि मार्केट्स बढ़ रहे हैं इन द वर्ल्ड भी और इंडिया भी। बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। यूएस फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया था कि हम लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे अपने मार्केट में। सिमिलरली इंडिया ने भी लिक्विडिटी इंजेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जितनी लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात होगी, पैसा बढ़ेगा, उतनी ही इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। ऑल्सो एक पैरेलल चीज़ भी चल रही है, रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो आपके पास मार्केट पे प्राइसेस मिल रहे हैं, एक बार कोविड का सोल्यूशन आ गया तो क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे। अभी जो हमें चीज़ें चीप प्राइस पे मिल रही हैं वो मिलेंगी नहीं, तो वो भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब एक बार इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, बाकी सब भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं एंड मार्केट एब्सोल्युटली अप हो जाती है। पर वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इवन दो जो ये क्राइसिस चल रहे हैं, उस क्राइसिस के बीच में एक लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ, मार्केट बढ़ गए, हो सकते हैं और भी अच्छे सोल्यूशंस हो। फॉर एग्जांपल ये होप कर रहे हैं कि इवेंचुअली जब गुड मॉनसून हो, रूरल डेवलपमेंट हो, और मार्केट बढ़े। फिर वो कह रहे हैं जैसे जैसे मेडिकल सोल्यूशन आएगा कोविड का, और ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा, और ज़्यादा मार्केट बढ़ सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, एफडीज हैं, स्मॉल सेविंग्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट रेट सरकार ने घटा दिया। तो वो कह रहे हैं हम इन पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि क्योंकि इन पे सरकार ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया है, तो अब लोग क्या करेंगे, अब वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करना शुरू होंगे, बिकॉज वहां रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज्यादा है दैन व्हाट गवर्नमेंट इज ऑफरिंग ऑन सर्टेन डिपॉजिट्स। ऑल्सो वो बोल रहे हैं क्योंकि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स भी कुछ अफेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है इवेंचुअली एफपीआई मनी भी जो है वो इक्विटी मार्केट्स में लगना शुरू हो जाए। तो वो क्या कह रहे हैं, जितना जितना पैसा लगेगा उतना ही स्टॉक मार्केट्स में और ज़्यादा सर्ज आती जाएगी। ठीक है जी, सिंपल था, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि डेक्सामेथासोन जो है या फिर जो आपका प्लाज्मा थेरेपी है, दिस इज नॉट समथिंग विच शुड गेट अटेंशन, रादर रेमडेसिविर जो है वो कह रहे हैं इसको अटेंशन मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं क्यों, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं जो ये आर्टिकल लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना सॉरी आई थिंक वो कह रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, माई बैड, वो कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि जो रेमडेसिविर है और जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये दोनों बेसिक सोल्यूशंस हैं आपके कोविड-19 क्राइसिस के। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो है एक दवाई को भूल रहे हैं, विच इज़ डेक्सामेथासोन। वो कह रहे हैं आप इसको क्यों भूल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप यूके में देखो कि इस पे स्टडी हुई है या जो इसका यूजेज हुआ है, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जिन भी लोगों ने डेक्सामेथासोन को यूज़ किया है, उनका रिस्क ऑफ डेथ और जो रिस्क ऑफ नीडिंग वेंटिलेटर सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहा है, राइट, जिसकी वजह से क्या है, दिस इज़ मोर advantageous than any other medicine. ऑल्सो वो कह रहे हैं डेक्सामेथासोन का एक और एडवांटेज क्या है, ये चीप और रेडली अवेलेबल है। इसके बहुत सारे जेनेरिक्स भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। अगर आप इसका पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट देखो तो ₹10 पर पेशेंट से भी लेस आएगा। तो वो कह रहे हैं दिस इज व्हाट इज द बेस्ट फॉर इंडियन मार्केट, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए दैन एनी अदर एक्सपेंसिव थिंग्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो दो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और शायद इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो, तो वो इसको ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। सी सही है गलत है इज अ सेकेंडरी इशू, दिस इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्पोकन अबाउट। ठीक है जी, चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं। बहुत सिंपल है, वो कह रहे हैं कि चाइना जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है अपने। तो वो कह रहे हैं चाइना जो है न्यूक्लियर आर्सेनल को क्यों बढ़ा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो यूएस की जो न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उससे एट पार आना चाहता है। वो कह रहे हैं कि ना चाइना का एक्सपेंशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। कह रहे हैं क्यों, क्योंकि यूएस और रशिया जो है वो खुद रिड्यूस कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का साइड, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो चाइना अभी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, वो शायद
माइट नॉट सीम वेरी रेलेवेंट या इक्वलेंट टू यूएस एंड रशिया का न्यूक्लियर आर्सेनल, पर वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट तो बता रहा है कि वो बढ़ा तो रहे हैं, राइट, स्टेप्स आर गोइंग ऑन, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, बहुत सिंपल चैलेंजेस हैं, एक तरफ न्यूक्लियर आर्म चाइना, दूसरी तरफ न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान। ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है, ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि ये जो चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये जिंगजियांग रीजन में है, विच इज़ वेरी क्लोज टू अक्साई चिन। अनदर प्रॉब्लम ना, थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि जो चाइना की लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं वो इजीली रोड से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, अगेन अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, राइट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वो कह रहे हैं न्यू दिल्ली को क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए टू काउंटर चाइना। ठीक है जी, सिंपल था। काफ़ी हमारी कोशिश रहती है आपको सिंपल शब्दों में समझाया जाए। अ लॉट ऑफ टाइम गोज इन रीडिंग दीज आर्टिकल्स फॉर यू, तो लेट्स सी, है ना, कि और इसको बेटर कैसे करें। नो देयर वाज दिस आर्टिकल विच सेड कि आपके पास इतने इंपोर्ट्स आते हैं चाइना से, अब आप क्या कर रहे हो, उन्हें कट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में बढ़ावा करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी बूस्ट की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों में जो आप चाइना से मंगवाते हो, फॉर एग्जाम्पल पावर टर्बाइंस हैं या सोलर पैनल्स हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे तो इंडिया क्या करता है, मान लीजिए कोई भी सामान आ रहा है बाहर से, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगा, है ना, सॉरी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लगा देगा, तो क्या होगा, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, इंडिया की चीज़ बिकनी शुरू हो जाएगी, है ना। कह रहे हैं बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप खुद मैन्युफैक्चर करो, खुद डिज़ाइन करो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि ग्लोबल लेवल पे बाकी चीज़ों के साथ compete कर सके। वो कह रहे हैं आप अपने रिसोर्सेज पे काम करो, आप अपने स्किल्स से काम करो, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि सरकार पैरेलली क्या कर रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं, राइट, अंडर द स्कीम ऑफ स्वामी से स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग्स। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस कर रही है सरकार, एंड जो NIF फंड है उससे भी सरकार पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिकली फॉर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सरकार पैरेलली डेफिनेटली काम कर रही है, पर वो कह रहे हैं लेकिन पैरेलली सरकार को ज़रूरत है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें, राइट। ऑल्सो उन सभी चीज़ों के लिए एक्सपर्टीज करें जो कि आप कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे दोस्तों। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए हैं, और भी हमारी कोशिश रहेगी। आज मैंने 2-3 और पेपर्स चेक किए, एंड जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलते रहेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वील कीप ऑन गेटिंग इट फॉर यू। ठीक है जी, चलिए ओके दोस्तों, बाय बाय।